फ्रांस इन दिनों ऐसे भयंकर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे तो हमने कभी हिंदुस्तान के सबसे बुरे इंस्टेबिलिटी के दौर में भी नहीं देखा, जब दो दो साल भर की सरकारें भारत में रही हैं। वहां तो दिनों में प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। अब नए प्रधानमंत्री आए थे सेबेस्टियन लोकार्नो, और सरकार गठन के कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिछले 9 सितंबर को इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और 6 अक्टूबर को इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केवल 27 दिन के प्रधानमंत्री ये रहे थे। इनसे पहले वालों को भी मजबूर करके जनता के दबाव में हटना पड़ा था, इनको भी वैसे ही हटना पड़ा। और फ्रांस के इतिहास में ये सबसे कम वक्त तक इस पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। फिलहाल लोकार्नो के इस्तीफे के पीछे उनकी नई कैबिनेट बनाने को लेकर नाराजगी बनी जा रही है। लोकार्नो 13 महीने में देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं। सोचें, 13 महीने में चौथे प्रधानमंत्री। टिप्पणी दे दो। लोकार्नो के इस्तीफे के बाद अब फ्रांस के अंदर ये जो इंस्टेबिलिटी है और बढ़ गई। इसकी वजह हमने आपको बताई थी। जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिक प्लान बनाया जिसमें वो स्टेट फंडिंग को कट करना चाहते हैं। जो खर्चा सरकार करती है, जिससे लोगों के लिए स्कीमें चलती हैं, वो उसका बजट ड्रास्टिकली कट करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रांस के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, सोशल स्कीम्स का बजट वो कम करना चाहते हैं। इसको लेकर जितना भी लेफ्ट ओरिएंटेड तबका है फ्रांस का, पॉलिटिकल पार्टीज का और समाज का, वो सड़कों पे आ गया और उसने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किए। इसी चक्कर में उनके बार बार प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं, और अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि इमैनुअल मैक्रोन की कुर्सी भी बड़ी जोर से हिल रही है। अब बोलिए सर। मैं बस एक लाइन सिर्फ देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आने से पहले फ्रांस में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुआ करती थी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कारण जो इनस्टेबिलिटी होती थी, तो एवरेज लाइफ जो था सरकार की 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये हुआ करती थी, और इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर फ्रांस गया। अभी तो इनकी कुर्सी बची हुई है। यही कारण था कि एक समय भारत के अंदर भी जब इनस्टेबिलिटी की बात आ रही थी, तब कहा जाता था कि हमको प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। तो ये इंस्टेबिलिटी बचाने के लिए इस सिस्टम पर आया, और अभी भी लेकिन यही हालात है। हंग पार्लियामेंट इस तरह से हो गई ना बराबर की वहां पर। जी समीर जी, मुझे लगता है कि अब वहां पर चुनाव ही एक विकल्प है। फ्रांस के अंदर अब चुनाव होना चाहिए, क्योंकि संसद में किसी को बहुमत नहीं, पार्लियामेंट में किसी को बहुमत नहीं। और जिस तरीके से 13 महीने में 4 वहां पर प्रधानमंत्री आके चले गए, तो अब कौन तैयार होगा इस स्थिति के अंदर। अगर किसी कम्युनिस्ट को आप वामपंथी को बनाओगे तो वहां खेमे बैठे हुए, दक्षिणपंथी खेमा अलग नाराज होगा। आप दक्षिणपंथी को बनाओगे तो वो आपके हिसाब से नहीं करेगा। तो मैक्रो के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। जो विकल्प है वो जो संसद का जो गणित है वह सूट उनको कर नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है यह स्थिति बनी रहेगी। वो किसी और को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि लंबे समय तक वो बने रहे। जब 13 महीने में 4 प्रधानमंत्री टिक नहीं पाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि 5वां प्रधानमंत्री लंबे समय तक टिक पाएगा। मुझे लग रहा है कि फ्रांस में मैक्रो को जाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उससे इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो मैक्रो की भी कुर्सी बहुत खतरे में है। और फ्रांस इस समय राजनीतिक अस्थिरता के बड़े दौर से गुजर रहा है। अच्छा, ये खबर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो फ्रांस हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड है, हमेशा हमारे साथ रहा है। खासकर जब हमें रक्षा मामलों में जरूरत पड़ी है, तो फ्रांस हमेशा हमारे साथ रहा। हमें वो जहाज भी देता है, तमाम और टेक्नोलॉजी भी देता है। अब उसके साथ मिलकर के एक जेट इंजन बनाया जाएगा, ऐसी भी बातें चल रही हैं। दूसरा, फ्रांस को आप इस वक्त, मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं गलत हूं, मैं तो उसको यूरोप के लीडर के तौर पर देखता हूं। एक वक्त यूके इंग्लैंड हुआ करता था, इस वक्त फ्रांस का लीडर, यूरोप का लीडर फ्रांस है। आप देखिए, गाजा की लड़ाई चल रही है, सबसे टफ स्टैंड लेने वाले इजराइल के खिलाफ इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस था। इसके अलावा जो यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसमें जो अलायंस बनाया कि हम मिलकर यूक्रेन को मजबूती देंगे, उसका लीडर भी फ्रांस था। तो वहां अगर कुछ होता है तो दुनिया में उसका असर पड़ता है। बड़ा हलचल होगी। देखिए, एक तो वहां पर क्या होगा, इस समय दोनों तरह की इंस्टेबिलिटी है, एक इकोनॉमिक भी और दूसरा पॉलिटिकल भी। क्राइसिस जिस तरह से सोशल सेक्टर की स्कीम्स को बंद करने और फंडिंग को कम करने से हुआ, उससे पूरे देश भर में नाराजगी हुई। अब यदि कोई सरकार मजबूत होती है तो उसको मैनेज कर सकती है। अब वहां पर जो 3 ग्रुप हैं वो करीब करीब बराबर नंबर पर बैठे हुए हैं। एक के पास 180 है, एक के पास 159 है, एक के पास 142 है। तो ऐसी स्थिति में क्या चुनाव आकर भी क्या हो सकता है? जैसे अभी बात हुई कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन अब वो ऐसे दौर में आ गया कि मैक्रोन को निकलने से, लेकिन यदि वहां पर ज्यादा बढ़ा तो पूरी यूरोप, एक तो यूरोपियन यूनियन ही अभी इस समय बहुत क्राइसिस में चल रही है। मैक्रोन का उसमें इस्तीफा जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं, संसदीय चुनाव अलग है, वो तो अलग चुनाव है, अच्छा, दोनों इलेक्शन अलग होते हैं, वो तो दोनों अलग इलेक्शन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैक्रोन को अस्थिर हुआ, फ्रांस कभी भी अमेरिका की लाइन टो नहीं करता है, जिस प्रकार से ब्रिटेन टो करता है। आपने देखिए, हमारे तारापुर का जो है वो ईंधन बंद कर दिया था अमेरिका, फ्रांस ने शुरू किया न्यूक्लियर रिएक्टर का।
तो फ्रांस ऑल वेदर फ्रेंड में यदि आप देखेंगे कि पश्चिम में यदि कोई एक ही देश है जिसने हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, वो फ्रांस ही रहा है। चलें, तो हम तो यही चाहेंगे कि वहां कोई इस तरीके की अस्थिरता ना हो। अब अमेरिका जो टैरिफ बम की धमकी भारत को लगातार देता है, जो चलाए भी हैं उसने, इस बीच में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर वो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और दोनों के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर बातचीत होगी। कीर स्टारमर के साथ 100 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भारत आया है और मोदी से उनकी औपचारिक मुलाकात कल होने वाली है। यह दौरा केवल ट्रेड के लिए है, ऐसा नहीं है। डिफेंस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बात होगी। मुंबई आने पर कीर स्टारमर ने कहा कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और हमने जुलाई में भारत के साथ एक शानदार ट्रेड डील की है, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक लॉन्च पैड है, अभी विकास की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ना बाकी है। तो वो ही ऐसा देखते हैं कि भारत और इंग्लैंड की पार्टनरशिप बहुत दूर तक जानी चाहिए। अब एक पॉलिटिकल खबर मैं आपको आगे और दे दूं।